नमस्कार दोस्तों, फॉर्मूला डायरी के ये तीसरे लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग VCRS को कंप्लीट करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में आप लोग VCRS का बेसिक पार्ट देखे थे कि VCRS क्या होता है, उसका TS डायग्राम क्या होता है और उसमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हम लोग फाइंड आउट करके देखे थे। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे कि VCRS का जो नेक्स्ट पार्ट है उस चीज़ को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग यहाँ तक देखे थे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी तक, कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता क्या है, इस कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूला हम लोग देखे थे। अब देखिए यहाँ पे जब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फाइंड आउट करते थे तो उसमें आपको यहाँ पे देखे हैं कि ये जो है मास फ्लो रेट, ये मास फ्लो रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम तो आप लोग जो भी दिया होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। मास फ्लो रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मास फ्लो रेट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 3 तरीका बताया गया है। उसमें कंडीशन दिया होगा, तो क्या कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन को आपको देखना है और फिर उसके थ्रू आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें मास फ्लो रेट कैसे दिया है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए, या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया होगा, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का वैल्यू दिया होगा और इंथैल्पी का वैल्यू दिया होगा। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी हम लोग को पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे क्या होता है, मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन इंथैल्पी इन कंप्रेसर। तो वो आपका ये चेंज इन इंथैल्पी इन इवोपरेटर, तो इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हम लोग का क्या आता था, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। अब उसमें रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया होगा, इंथैल्पी दिया होगा, तो इससे हम लोग मास फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी प्रकार आपका पावर इनपुट दिया होगा, तो पावर इनपुट भी आपको क्या होता था कि मास फ्लो रेट इनटू चेंज इन इंथैल्पी इन आपका कंप्रेसर में जो चेंज इन इंथैल्पी होता था, उसके थ्रू भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। और डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दिया होगा, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप मास फ्लो रेट फाइंड आउट कर सकते हो। तो मास फ्लो रेट भी आपको पूछ सकता है। तो ये 3 मेथड है आपका मास फ्लो रेट फाइंड आउट करने का। तो ये 3 कंडीशन दिया होगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी दिया होगा, या फिर पावर इनपुट दिया होगा, या फिर आपका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी दिया होगा। नेक्स्ट है आपका ड्राई कंप्रेशन वर्सेस वेट कंप्रेशन। अब जब कंप्रेशन करते हैं कंप्रेसर में, तो वो वेट रखना चाहिए या ड्राई रखना चाहिए, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, अब पहले तो हम जनरली जो जब किया जाता है वो आपका ड्राई कंप्रेशन किया जाता है। देखिए, ड्राई कंप्रेसर ड्राई सेचुरेशन लाइन से जाएगा या सुपर हीटेड लाइन से जाएगा। तो इससे क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट नहीं रहता है। तो सबसे पहली बात, अगर हम यहाँ पे इसको कंप्रेस करने जा रहे हैं तो इसका जो है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ जाता है। लेकिन वेट कंप्रेशन करेंगे तो आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है यहाँ पे घट जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला डिमेरिट है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जाता है। दूसरा डिमेरिट क्या होता है कि उसमें वाटर पार्टिकल्स रहता है। जब हम उसको कंप्रेसर में लेके जाएंगे तो कंप्रेसर को क्रोडेड कर देगा, उसका पार्टिकल्स उसको वेयर और टेयर कर सकता है उसके सरफेस को, जिसके कारण वो डैमेज होने का चांसेस होता है कंप्रेसर का। उसके बाद यहाँ पे जो इवोपरेशन होता है, इनकम्प्लीट इवोपरेशन होता है रेफ्रिजरेशन में, क्योंकि ये पूरा इवोपरेट नहीं हो पाता है इवोपरेटर में। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जिसके कारण हम लोग ड्राई कंप्रेशन का यूज करते हैं, वेट कंप्रेशन का यूज नहीं करते। तो इस ढंग से हम लोग ड्राई कंप्रेशन का ही यूज क्यों करते हैं ये आपको पता चल गया। अब आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर द परफॉर्मेंस ऑफ VCRS। तो पहला इफेक्ट इसमें देखते हैं डिक्रीज इन इवोपरेटर प्रेशर। अब इवोपरेटर प्रेशर को हम लोग डिक्रीज कर देंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है अपने सिस्टम पे, अपने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे, वर्क इनपुट पे, COP, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। अब देखिए, पहला जो आपका डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट डायग्राम जो आपका यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो साइकिल दिख रहा है, ये आपका ओरिजिनल मान लेते हैं। अब उसके बाद दूसरे कंडीशन में हम क्या किए कि इवोपरेटर, यही आपका इवोपरेटर है 1 से 4, तो 1 से 4 को हम इवोपरेटर प्रेशर को घटा के हम कर दिए 1 से 4। ठीक है, तो ये आपका प्रेशर को डिक्रीज किए। तो प्रेशर डिक्रीज करने से आपको दिख रहा है कि ये जो कर्व है ये इस ढंग से आएगा। तो स्वाभाविक है यहाँ पे ये वाला जो होता है ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका पहले की तुलना में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं 1 2 3 4 और 1, ये आपका मेन साइकिल है। और जो प्रेशर डिक्रीज किए हैं उसके बाद 1 2 3 4 एंड 1, ये आपका सेकेंड साइकिल है। ठीक है, जब प्रेशर डिक्रीज कर दिए उसी को, तो उसमें क्या इफेक्ट हुआ, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इसका क्या होगा, H1 - H4 होगा।
तो H1 माइनस H4 होगा। लेकिन रिफ्रिजरेशन इफेक्ट न्यू साइकिल का क्या हो जाएगा, H1 डैश माइनस H4 डैश हो जाएगा। तो ये आपका रिफ्रिजरेशन इफेक्ट को क्या करेगा, घटा दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये रिफ्रिजरेशन इफेक्ट को घटा रहा है। कौन, जब प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तब। दूसरा वर्क इनपुट, देखिए वर्क इनपुट पहले 1 से 2 था, अब 1 डैश से 2 डैश हो गया, तो वर्क इनपुट भी हमारा बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक है वर्क इनपुट जो है दूसरे साइकिल में, यानी कि जो जब हम लोग प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं इवेपोरेटर का, तो उस केस में वर्क इनपुट इंक्रीज कर जा रहा है। तो वर्क इनपुट इंक्रीज कर रहा जा रहा है, रिफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, तो सीओपी स्वाभाविक है डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि सीओपी होता है रिफ्रिजरेशन इफेक्ट अपन वर्क इनपुट। तो इस ढंग से हम लोग कह सकते हैं कि इसका सीओपी भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, रिफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज कर रहा है, वर्क इनपुट इंक्रीज कर रहा है, तो स्वाभाविक है आपका सीओपी भी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये आपका सीओपी हो गया। अब आते हैं प्रेशर रेशियो की बात करते हैं। तो स्वाभाविक है पहला जो प्रेशर रेशियो है PC/PE था, इवेपोरेटर था। अब उसके बाद PE1 इसको मान लेते हैं ये वाले प्रेशर को, तो ये दूसरा प्रेशर PE2 हो गया। तो PE2 घट गया, तो नीचे वाला पोर्शन जो है यहाँ पे घट गया, तो प्रेशर रेशियो क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। और जब प्रेशर रेशियो इंक्रीज कर गया दैट मीन्स प्रेशर रेशियो इंक्रीज कर गया दैट मीन्स वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी क्या होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का हम लोग फॉर्मूला देखें कि ये 1 + C - C × P2/P1 के पावर 1/n होता है। तो यहाँ पे देखिए P2 तो आपका कांस्टेंट रखें, P1 का वैल्यू घटा दिए, तो ओवरऑल ये वाला जो वैल्यू होगा ये बढ़ जाएगा। जब ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा तो किसी भी चीज़ में आपको घटाओगे बढ़े ज़्यादा मान वैल्यू को, तो स्वाभाविक है ये ओवरऑल वैल्यू जो होगा ये घट जाएगा। तो इस ढंग से वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी भी घट जाता है। तो प्रेशर जब हम लोग रिड्यूस करते हैं तब, तो सिंपल कह सकते हैं कि अगर हम प्रेशर इवेपोरेटर का डिक्रीज करते हैं तो रिफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज कर जाता है, वर्क इनपुट इंक्रीज कर जाता है, सीओपी डिक्रीज कर जाता है, प्रेशर रेशियो इंक्रीज कर जाता है और वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी डिक्रीज कर जाता है। इसको सीरियल वाइज में लिखेंगे, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, ठीक है। तो इस ढंग से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं याद करके। तो ये आपका हो गया इवेपोरेटर का प्रेशर अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे VCRS साइकिल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा चीज हम लोग देखने वाले हैं इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। अब उसी जगह इवेपोरेटर को छोड़ के हम लोग कंडेंसर पे फोकस करते हैं। तो कंडेंसर, ये वाला कंडेंसर है आपका 3 से 2 तक, तो ये कंडेंसर है। तो कंडेंसर का प्रेशर हम क्या किए, इंक्रीज कर दिए। तो डैश वाला लाइन है वो इंक्रीज किया हुआ है ना, जो विदाउट डैश है वो आपका मेन साइकिल है। तो डैश वाला साइकिल कौन है, 1, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, फिर और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जब इसका इवेपोरेटर प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका भी रिफ्रिजरेशन इफेक्ट देखिए ये वाला पार्ट जो होता है घट जाता है। जब रिफ्रिजरेशन इफेक्ट घट जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये 2 से 2 डैश वर्क इनपुट भी बढ़ जा रहा है। तो ये भी वही सेम कंडीशन देगा जो पिछले कंडीशन में हम लोग देख के आए। या तो इवेपोरेटर प्रेशर घटा दो या फिर आप इस प्रेशर को बढ़ा दो, कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा दो। तो इस दोनों सिचुएशन में आपका सेम इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि रिफ्रिजरेशन इफेक्ट इसमें भी घट रहा है, वर्क इनपुट यहाँ पे भी बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको। और दोनों अगर एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो रिफ्रिजरेशन इफेक्ट घटने के कारण और वर्क इनपुट बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा सीओपी घट जाएगा। तो सीओपी घट रहा है तो यहाँ पे सीओपी भी घट जाएगा। अब प्रेशर रेशियो स्वाभाविक है ये अब कांस्टेंट है, ये वाला भरा दिए, तो स्वाभाविक है यहाँ पे जो आपका प्रेशर रेशियो है फिर वही चीज होने वाला है, क्योंकि प्रेशर रेशियो होता है P2/P1। तो यहाँ पे जो प्रेशर रेशियो आप लोगों को निकालना होगा, तो ये जो प्रेशर है ये वाला प्रेशर कांस्टेंट है, ये वाला प्रेशर कांस्टेंट है, ऊपर वाला प्रेशर बढ़ गया, तो ऊपर वाला प्रेशर बढ़ गया तो ये प्रेशर रेशियो भी बढ़ गया। अब जब आपको पता है प्रेशर रेशियो बढ़ने से ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे ये बढ़ जाता है, और ये बढ़ने से जब कोई बढ़ा हुआ वैल्यू किसी पॉजिटिव मान से घटाएंगे तो उसका वैल्यू और घट जाएगा, इसीलिए वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी घट जाता है। तो जो सेम इफेक्ट कह सकते हैं कि जो अब हम प्रेशर को घटाएंगे इवेपोरेटर का या फिर कंडेंसर के प्रेशर को बढ़ाएंगे तो दोनों में सेम इफेक्ट होगा। वही चीज़ आप यहाँ पे लिखे हुए दिख रहा है, इफेक्ट इज सेम। कब, जब इवेपोरेटर प्रेशर को घटा दो या कंडेंसर प्रेशर को बढ़ा दो, तो जो इफेक्ट होता है रेफ्रिजरेशन, वर्क डन या फिर सीओपी या फिर वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी, वो सब सेम होने वाला है। उसके बाद है आपका सुपर हीटिंग। तो सुपर हीटिंग के कारण क्या होता है, तो अब देखिए सुपर हीटिंग का साइकिल देखते हैं। सुपर हीटिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो होता है सुपर हीटिंग इवेपोरेटर में ही होता है, यानी कि इवेपोरेटर के अंदर ही हम
कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को सप्लाई करते रहते हैं, जिसके कारण ये वेपर जो होता है सैचुरेटेड से सुपर हीटेड रीजन में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे इवोपरेटर में ही होता है, तो आप इसे समझ सकते हो कि जब इवोपरेटर में होता है तो इवोपरेटर में होने के कारण यहाँ पे जो पहले यहाँ तक आपका रिफ्रिजरेशन इफेक्ट होता था, अब 1 तक होने लगा, तो दैट मीन्स रिफ्रिजरेशन इफेक्ट ये बढ़ रहा है, इतना अमाउंट से रिफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ओवरऑल जो रिफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है ये बढ़ जाता है। अब वर्क इनपुट क्या होगा, तो वर्क इनपुट की बात करें, देखिए ये वाला जो जब हम लोग सैचुरेटेड लाइन से बाद पास करता है ये प्रेशर कर्व, तो ये डाइवर्ज होता है, तो डाइवर्ज होने के बाद ये जितना भी लाइन जाएगा वर्टिकल वाला, ये इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या है, ये आपका वर्क इनपुट है। दैट मीन्स अगर हम लोग सुपर हीटेड करते हैं स्टीम को, तो आपका जो वैल्यू होता है किसका, वर्क इनपुट का, वो बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पे रिफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है और वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है, तो दोनों एक बढ़ रहा है, रिफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है और वर्क इनपुट भी बढ़ रहा है, यानी कि ऊपर वाला भी पार्ट बढ़ रहा है, नीचे वाला भी पार्ट बढ़ रहा है। तो इससे हमें कोई डिसीजन नहीं मिल पाता है कि हमारा जो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बढ़ेगा या घटेगा, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अगर हम लोग अमोनिया का रिफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे तो सीओपी घट जाता है, लेकिन इसी जगह R12 जो अगर रिफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे तो सीओपी बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो वर्क इनपुट होता है ये आपका फंक्शन होता है इनलेट टेम्परेचर का, ये आपको ध्यान रखना है कि वर्क इनपुट जो होता है यहाँ पे वर्क इनपुट जो होता है वो इनलेट टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो ये आपका हो गया किसका इफेक्ट, तो ये ओवरऑल हो गया सुपर हीटिंग का इफेक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग इससे आगे बढ़ के देखेंगे कि सब कूलिंग इन VCRS, अगर VCRS में हम लोग सब कूलिंग करेंगे तब क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारे VCRS साइकिल पे। तो अब देखिए सब कूलिंग का मतलब होता है कि आपके कंडेंसर में सेचुरेटेड पॉइंट से और कूल करना, तो कांस्टेंट प्रेशर पे यहाँ पे हम लोग और कूल करते हैं। दैट मीन्स लिक्विड जो हो बनता है सेचुरेटेड लिक्विड, उसको और ठंडा करके तब हम लोग एक्सपेंड करवाते हैं एक्सपेंडर से, ठीक है, थ्रॉटलिंग वाल्व से, तो उसको हम लोग एक्सपेंड करवाते हैं। तो यहाँ पे जब कंडेंसर में ही हम लोग सुपर कूलिंग करते हैं, उसी को हम लोग सब कूलिंग कहते हैं। तो सब कूलिंग क्या होता है कि जब सेचुरेटेड लाइन से और ज़्यादा कूल करते हैं कंडेंसर के अंदर ही फ्लूइड को या अपने रेफ्रिजरेंट को, तो इसको हम लोग सब कूलिंग कहते हैं। तो अब सब कूलिंग करने से हमें क्या मिल रहा है, तो सब कूलिंग करने से देखिए ये 3 आ जा रहा है, तो 3 आने से यहाँ से जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला पार्ट जो होता है ये बढ़ जाता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या था, 4 से 1 इतना ही था, और अब हो गया 4 से 1, ठीक है। तो ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है, लेकिन वर्क इनपुट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे वर्क इनपुट जो है आपका कांस्टेंट है। तो सीओपी क्या होगा, तो रिफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, वर्क इनपुट कांस्टेंट है, तो रिफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट कांस्टेंट है, रिफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है, दैट मीन्स सीओपी ओवरऑल इंक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सब कूलिंग करने से हमारा सीओपी इंक्रीज करता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है, लेकिन वर्क इनपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट आते हैं यूज ऑफ हीट एक्सचेंजर इन VCRS साइकिल। VCRS साइकिल में हीट एक्सचेंजर का यूज करेंगे तब क्या होगा, तो VCRS में जब हीट एक्सचेंजर, देखिए अब ये यहाँ पे 5 से जो 6 लगा रहे हैं, जो 5 से 6 है ये आपका हीट एक्सचेंजर है, और यहाँ पे भी 1 से 2 है जो ये हीट एक्सचेंजर है। तो ये हीट एक्सचेंजर का मतलब ये होता है कि ये अलग एक डिवाइस होता है जिसमें हम लोग यहाँ 1 से 2 सुपर हीट करते हैं स्टीम को, और यहाँ पे सब कूल करते हैं हीट एक्सचेंजर के अंदर। यहाँ पे कंडेंसर के अंदर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 4 से 5 से 6 जो है एक अलग डिवाइस है जिसको हम लोग हीट एक्सचेंजर बोलते हैं। इसमें आपको सब कूलिंग किया जाता है, अलग टाइप का ये अलग लगाया जाता है। यहाँ पे भी एक अलग डिवाइस लगाया जाता है जिसको हीट एक्सचेंजर बोलते हैं 1 से 2। यहाँ पे सुपर हीटिंग होता है। यहाँ पे इससे पहले हम लोग देखे थे सुपर हीटिंग, वो क्या था, इवेपोरेटर में सुपर हीटिंग था। तो वहाँ पे ये कंबाइंड 7 से 1 2 ले लेते थे आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे आपको 7 से 1 ही लेना होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, क्योंकि 1 के बाद 1 से 2 जो हो जाता है वो आपका अलग डिवाइस हो जाता है जिसको हम लोग हीट एक्सचेंजर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में काउंट नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इस साइकिल को फोकस करें। इवोपरेटर क्या है, इवोपरेटर यहाँ पे कोई पूछे डायग्राम से कि इवोपरेटर कहाँ से कहाँ तक है, तो 7 1 2 तक नहीं बोलेंगे, ये 1 2, इसीलिए हम यहाँ पे 2 को काट दिए हैं। दैट मीन्स 2 नहीं होगा, 7 से 1 तक आपका इवोपरेटर होगा।
कंप्रेसर क्या होगा, तो कंप्रेसर 2 से 3 होगा, ठीक है, यहाँ से कंप्रेसर होगा। उसके बाद कंडेंसर क्या होगा, 3 से 5 होगा, ऐसे नहीं कि 6 बोल देंगे, क्योंकि हीट एक्सचेंजर लगाएंगे तो 6 नहीं बोलेंगे। हाँ, इससे ऊपर वाले में हम लोग बोल सकते थे 2 से 3 डैश, क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये आपका कंडेंसर के अंदर ही सब कूलिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अलग डिवाइस लगा दे रहे हैं हीट एक्सचेंजर, जिसके कारण हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि जो कंडेंसर जो कंडेंसेट होता है वो 3 से 6 होता है। यहाँ पे कंडेंसेट सिर्फ और सिर्फ 3 से 3, 4, 5 यानी कि यहीं तक होता है। इसके बाद सब कूलिंग हो जाता है हीट एक्सचेंजर में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस डायग्राम को देख के बस इतना आपको बताना है। उसके बाद थ्रोटलिंग कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 6 से 7 तक थ्रोटलिंग होता है, तो 6 से 7 तक थ्रोटलिंग हो जाएगा। लेकिन हीट एक्सचेंजर जो है ये 1 से 2 हीट एक्सचेंजर लगेगा और ये 5 से 6 लगेगा, तो ये 2 हीट एक्सचेंजर होता है। तो रिफ्रिजरेशन इफेक्ट कोई पूछे इसका कितना होगा, तो देखिए रिफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको पता है कि जो इवोपरेटर में होता है, तो इवोपरेटर क्या है 7 से 1, तो यहाँ पे जो रिफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा H1 - H7 हो जाएगा। वर्क इनपुट कितना होगा, तो वर्क इनपुट जो होता है वो कंप्रेसर कहाँ से कहाँ तक है, वो आपका 2 से 3 तक है, तो आपका वर्क इनपुट हो जाएगा H3 - H2। अब इसी जगह आपका कंडेंसर में जो हीट रिजेक्ट कर रहा है वो कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो कंडेंसर के द्वारा हीट रिजेक्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका H3 से H5 तक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो आपका थ्रॉटलिंग होता है 6 और 7 का इंथैल्पी सेम कांस्टेंट होता है, तो इसलिए कह सकते हैं थ्रॉटलिंग में जो है कांस्टेंट इंथैल्पी होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग और डिग्री ऑफ सबकूलिंग। ये दोनों कब बराबर होता है, जब हम लोग इवोपरेटर के अंदर सुपर हीटिंग करेंगे तब, और कंडेंसर के अंदर सब कूलिंग करेंगे तब। इस सिचुएशन में ये टेम्परेचर बराबर होता है। कौन कौन सा टेम्परेचर, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस और इसका टेम्परेचर डिफरेंस बराबर होता है। लेकिन इस सिचुएशन में हीट एक्सचेंजर जब साइड से लगाएंगे तो इस सिचुएशन में ये बराबर नहीं होगा, इसलिए इसको काट के रख लिखे हुए हैं। ये कभी भी आपको कहीं भी मिले तो इसको काट देना है, ये नहीं रहेगा हीट एक्सचेंजर जब लगाएंगे तब। लेकिन अगर सब कूलिंग और सुपर हीटिंग आपको इवोपरेटर और कंडेंसर में होगा, उस सिचुएशन में ये डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग काम करेगा, दोनों बराबर होगा। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, तो दोनों का इंथैल्पी का जो डिफरेंस होगा ये बराबर होगा, यानी कि H2 - H1 और H5 - H6 जो होगा ये एक दूसरे के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए CP ऑफ लिक्विड होता है, यहाँ पे CP ऑफ वेपर होता है, यहाँ पे CP ऑफ लिक्विड होता है, दोनों को डिफरेंस बराबर कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं कि CP भी इंटू T2 - T1 इक्वल टू CP ऑफ लिक्विड इंटू T5 - T6। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग और डिग्री ऑफ सब कूलिंग बराबर नहीं होता है। और लास्ट जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं ये है आपका कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको 2 डिवाइस लगा रहता है। पहला डिवाइस है आपका दोनों रेफ्रिजरेटर ही लगा रहता है। जब 2 रेफ्रिजरेटर को एक साथ ज्वाइंट करके हम लोग उससे कूलिंग करते हैं तो उसको हम लोग कैस्केड रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। इसका जो COP होता है, कंबाइंड COP अगर हम बात करें तो ये होता है COP ऑफ 1, पहला रेफ्रिजरेशन का COP, दूसरा का COP अपॉन 1 प्लस COP ऑफ फर्स्ट रेफ्रिजरेशन प्लस COP ऑफ सेकेंड रेफ्रिजरेशन। इसी जगह इसी ढंग से कहीं अगर 2 इंजन लगा होगा तो उसका कंबाइंड इफिशियंसी अगर पूछेगा तो वो क्या होगा, तो कंबाइंड इफिशियंसी हो जाएगा इफिशियंसी ऑफ 1 इंजन प्लस इफिशियंसी ऑफ 2 इंजन माइनस इफिशियंसी 1 इंटू इफिशियंसी 2 हो जाएगा। तो ये आपका कंबाइंड इफिशियंसी हो जाएगा और ऊपर वाला कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंबाइंड COP हो जाएगा। तो ये आपका VCRS यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए अपने हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।